inform me some query regarding to admin. Anyone, anything? श्वेता, आप कॉल पे हो? हेलो। ठीक है दीपक सर, आप स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो बेसिकली आज अपन क्या करेंगे, आज अपन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देखेंगे, but I hope everyone familiar regarding to the OOPS concept because this is a basic backbone in programming language, है ना। तो अभी तक यहाँ पे एक बार मुझे रफ आइडिया दे दोगे किस किस ने जावा पे काम किया और जावा के अलावा कौन कौन से बंदे दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे या कर रहे हैं। मैं ऊप से फैमिलियर हूँ और जावा पे भी काम किया। ओके, किसने जावा के अलावा किस काम किया, लाइक PHP, .NET? यस सर, PHP पे। ओके, so if yes, so silent seems yes, so everyone is familiar regarding to the Java as well as OOPS. तो कुछ अपने पास की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स में अपन अगर बेसिक लैंग्वेज की बात करें तो बेसिक लैंग्वेजेस के अंदर अपने पास कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रूल सेट्स होता है। वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल सेट क्या करता है, वो अपन को प्रोग्रामिंग लिखने में हेल्प करता है उस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। कई ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन और थ्रू आउट द लैंग्वेजेस या थ्रू आउट द टेक्नोलॉजी सेम रहता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, तो सबसे पहला होता है अपना OOPS कंसेप्ट। तो OOPS कंसेप्ट अपन किसी भी टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, आइदर विद जावा, with PHP, with .NET, with Apex, or with Go language, with R language, ठीक है। अपन OOPS concept हर जगह यूज कर सकते हैं because this is a very basic concept or basic backbone for technology. Now, why OOPS concept? ठीक है, OOPS concept से पहले क्या था, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। So let me know if my screen is visible to all. तो सबसे पहले अपना क्या आया था, फंक्शनल लैंग्वेजेस आई थी। सबसे पहले तो अपनी एक प्रोसीजर्स हुआ करते थे, ठीक है। प्रोसीजर्स क्या होता है, प्रोसीजर्स अपने एक स्टेटमेंट्स होते हैं और वो स्टेटमेंट सीरियसली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसे अपने माइक्रो प्रोग्रामिंग सबसे पहले आई थी। माइक्रो प्रोग्रामिंग में अपन प्रोसीजर्स लिखते थे। प्रोसीजर्स में क्या होता था, सिंपल सेट ऑफ रूल्स क्या होता था, जैसे दिस इज अ सेट 1, ठीक है, सेट 2, सेट 3, सेट 4, 5। अब मुझे दोबारा सेट 1 कॉल करना होता है तो मैं सेट 1 का पूरा लॉजिक दोबारा लिखूंगा उसी के नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि जैसे इस सेट के अंदर 4 लॉजिक है, 4 लाइन का कोड है, तो वो पहले अपन 4 लाइन का कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लाइन का कोड दोबारा लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 लाइन का कोड दोबारा लिखेंगे, फिर अपन उसके बाद 2 लाइन का कोड। तो ऐसे क्या हो रहा था, सेम स्ट्रक्चर ऑफ कोड रिपीट हो रहा था, ठीक है। जैसे इफ दिस इक्वल टू दिस प्रिंट ए, ठीक है। अब मुझे इसको दोबारा कॉलिंग करनी है कहीं पे भी,
तो मुझे ये सेम डुप्लीकेट कोड प्रोसीजर्स के अंदर अपन को शुरू से लिखना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखो कोड रीयूज नहीं कर पा रहे, कोड बल्किफाई हो रहा है, कोई क्लास का कंसेप्ट नहीं होता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपन को अगर ये सेम पीस ऑफ फंक्शनलिटी दूसरी जगह माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में यूज करनी है तो अपन को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट अप्रोच हुआ करती थी बहुत पहले, जिसमें अपन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ही लाइन में लिखते थे। फिर उसके बाद आई अपनी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग ने क्या किया कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे उनको फंक्शनली कैटेगराइज कर दिया। से एन एग्जांपल, मैंने एक मेथड बनाया हेलो, और इसको मैंने यूज किया ऐसे, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट इफ a is equal to 2 प्रिंट a। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फंक्शनल का अप्रोच है। फंक्शनल अप्रोच में अपन ने क्या करने लग गया, कोड रीयूज करने के लिए अपन फंक्शनल फंक्शंस बनाने लग गए। देन दैट फंक्शन विल कॉल विद इन द सेट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पे एक इशू हुआ करता था। इशू ये हुआ करता था कि अगर आप माइक्रो प्रोग्रामिंग देखोगे, माइक्रो प्रोसेसिंग, वो हमेशा सिंगल एग्जीक्यूशन टास्क के लिए बना हुआ था। जैसे अपनी वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इसको एक बार में एक ही बंदे या एक ही जने यूज करता है। सो दैट्स व्हाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्क एज एक्सपेक्टेड दे वर रिटन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन इस चीज को इमेजिन करें कि अपना टेलीविजन है, सो टेलीविजन में अपन को मल्टीटास्किंग करवानी है कि मेरा टेलीविजन चले साथ में, ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले। तो दैट थिंग इज नॉट फीजिबल और अप्रोचेबल। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे इन लैंग्वेजेस के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमेशा जो एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा सीरीजली होता है। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि मल्टीटास्किंग में अपन एक बार में 3-4 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करवाएं, वेयर एज सीरीज में क्या होता है कि जब तक आपका एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा दूसरा ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। अब टीवी का अपन एग्जांपल है, जैसे टीवी को मुझे बंद करना है और चालू करना है, और तो पहले मैं उसको स्टार्ट करूंगा, सो दैट मींस वन सीरीज ऑफ टास्क इज अकम्प्लिश। फिर उसके बाद मैं बंद कर पाऊंगा, जब तक मैं उसको स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक मैं बंद कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, अब ऊप्स क्यों आया, तो अगेन बहुत सारे वैलिड रीजन है। तो पहले अपन क्या करते थे, सीरीज ऑफ टास्क लिखते थे, दैट सीरीज ऑफ टास्क हैविंग अ बल्कि जस्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस। क्यों? क्योंकि अपन जो ये प्रोसीजर्स है, अगर मुझे ये इसको रिपीट करना है तो मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। सो डुप्लीकेसी वी हैव इट। फंक्शंस है, फंक्शंस की कॉलिंग अपन को करनी है। ठीक है, बट दैट फंक्शन कैन बी यूटिलाइज मल्टीपल टाइम्स। तो उसके केस में जब अपन फंक्शंस को लगता है तो फंक्शंस क्या होता है, खुद इवेल्युएट होते हैं और कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, और कोड रिफैक्टरिंग अच्छी नहीं होती थी, कोड वेल मैनेज नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा, मुझे ये फंक्शन ढूंढना है, मेरी जो ये फंक्शन की फाइल है वो कम से कम बहुत बड़ी हो गई, तो या तो मैं उसको स्प्लिट करूंगा मल्टीपल फंक्शंस में। ठीक है, और मल्टीपल फंक्शंस में स्प्लिट करने के बाद अगेन मुझे उस हर सारी फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी पिटफॉल्स हुआ करती थी पुरानी लैंग्वेजेस में, जिसको अपन को टेक केयर करना था। फिर अपने पास आया oops concept, oops language. So oops language is basically belongs to the object. ठीक है, oops concept का मेन बैकग्राउंड फ्रेमवर्क है ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट और ऑब्जेक्ट को यूज करना सीख गए तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट का क्या सीन है, देखो जो अपन ने एक अभी एग्जांपल दिखा था जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 1 की प्रोग्रामिंग में मैंने 20 लाइन के एक स्टेटमेंट लिखा था, फिर मैंने कुछ फंक्शंस बनाए थे, उन फंक्शंस को मैंने यूज किया था। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन मिलने के बाद भी मैं उसको कैसे यूज करूंगा।
देन ऑब्जेक्ट को कैसे मैं यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट से पहले अपन को हर किसी का ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट एक टाइप का मैप होता है, एक टाइप का आइडिया होता है जिसको अपन को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसकी बिहार पे अपन ऊप्स प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता है। ब्लूप्रिंट से एन एग्जांपल, मेरे से एक स्कूल का डायग्राम या स्कूल का आर्किटेक्चर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मेरा ब्लूप्रिंट क्या होगा? मेरे ब्लूप्रिंट के अंदर देखो, एक तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास मेरी क्लासेस होगी कि मैं कितनी क्लासेस को, मेरे स्कूल में कितनी क्लासेस को डील करता हूँ। उसके बाद हर क्लासेस के अंदर सबसे पहले मुझे स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे, कि मैंने स्टूडेंट्स लिए। अब इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मुझे टीचर्स की रिक्वायर्ड होगी, ये मैंने टीचर्स ले लिया। तो यहाँ पे अब अपन क्या कर रहे हैं, अगर एक स्कूल का ब्लूप्रिंट है, दैट स्कूल ब्लूप्रिंट हैविंग 3 एंटिटीज, वन इज अ क्लास, स्टूडेंट एंड टीचर। अब अपन ने ये एंटिटी डिफाइन कर लिया। अब एंटिटी के बाद भी अपन को ये पता है कि हर एंटिटी के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लास का क्या एट्रीब्यूट्स है? जैसे क्लास का नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, और इसका सिंबल हो गया। स्टूडेंट्स का क्या एट्रीब्यूट है? स्टूडेंट्स का एट्रीब्यूट हो गया उसका नेम, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, XYZ। और सिमिलरली टीचर का क्या हो गया? टीचर का हो गया अपना, उस टीचर्स की स्किल्स हो गई, टीचर्स का नेम हो गया, कौन सी क्लास को पढ़ाती है, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये सब टीचर की हो गई। अब इसको अपन क्या करते हैं, जो अपनी पुराना फॉर्मेट था उसके थ्रू अपन इसको पहले सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब मुझे क्लास बनाना है, तो क्लास में क्या बनाऊंगा? पहले क्लास डॉट नेम इज इक्वल टू ए, क्लास डॉट डिस्क्रिप्शन XYZ, क्लास डॉट सिंबल इक्वल टू PQR, ठीक है। देन ऑपरेशन ऑन क्लास, जो भी ऑपरेशन मुझे करना है। फिर मुझे क्या करना है, इस क्लास को इकट्ठा करना है, एक और क्लास बनानी है, तो क्लास डॉट नेम इज इक्वल टू बी, ठीक है। फिर ऑपरेशन करना है कुछ, फिर दोबारा मुझे क्लास बनानी है, फिर दोबारा ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे देखो, मुझे कोड, इस लाइन को मैं हैंडल कर सकता हूँ अपने ऊप्स में, वो बताऊंगा कैसे। बट यहाँ पे मुझे जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन मुझे इसी तरह करना पड़ता था पुराने लैंग्वेजेस में, जिसके अंदर जो मेरा कोड लाइन है, वो कोड लाइन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता था। तो अब अपना कोड लाइन इंक्रीज होता है, तो इट्स रियली हार्ड टू मैनेज दैट कोड। एक 10 लाइन का कोड है, और वो 10 लाइन का कोड आपकी सारे की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और एक वही 10 लाइन का कोड है जिसकी वही कंडीशंस को आपको मैनेज करना है, उसके लिए आपको 100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। तो इट्स रियली इजी टू मैनेज 10 लाइन कोड्स और 100 लाइन कोड्स। इफ एनीवन लेट मी नो। So shorter line of code. ओके, एवरीवन अवेयर कि पुरानी लैंग्वेजेस अपन यूज करते थे, कैसे काम करती थी, और उस काम करने के बाद अपन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। Did you aware that which we just shared? ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना है, और अपने सॉल्यूशंस को वेल ऑप्टिमाइज बनाना है।
तो अपन ने अभी जैसे एग्जांपल लिया, इफ वी आर प्लानिंग टू क्रिएट एनी डिजाइन फॉर द स्कूल, वी हैव सम एंटिटीज, ये एंटिटीज होती है, ठीक है। एग्जाम इज आल्सो एन एंटिटी, ठीक है। टाइम टेबल इज आल्सो एन एंटिटी, ठीक है। ये सारी एंटिटीज है। अब इन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, क्लास का एट्रीब्यूट है डिस्क्रिप्शन सिंबल, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है, टीचर का एट्रीब्यूट होगा, एग्जाम का एट्रीब्यूट होगा, टाइम टेबल, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। इन एट्रीब्यूट्स को अपन सबसे पहले क्लास फॉर्मेशन करते हैं। क्लास फॉर्मेशन में क्या है, जैसे मैं क्लासेस के लिए क्लास फॉर्मेशन करता हूँ, तो एवरीवन बिट फैमिलियर रिगार्डिंग टू द सिंटैक्स, मैं सिंटैक्स को स्किप करूंगा, ठीक है। तो अपन एक क्लास बनाएंगे, क्लासेस, और इसके अंदर अपन एक इनके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डाल देंगे। एग्री दैट एट्रीब्यूट्स विल होल्ड some type of data, so for that in every languages we do have a data types. अब अपने पास कुछ डेटा टाइप्स होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। सो if anyone let me know what do you mean by primitive and what do you mean by standard, sorry, custom one, user defined, कोई भी बता दो। प्रिमिटिव और स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड कस्टम। सर वही एज द नेम सजेस्ट यूजर डिफाइंड हम लोग देते हैं, और प्रिमिटिव जो होता है हमारी लाइब्रेरीज में या जो हमें लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करवाती है। नो, बाकी कोई पढ़ के नहीं आया क्या? कॉलेजेस में अपने पढ़ाई नहीं की थी? राकेश सर, हाँ दीपक सर। सर एक बार पहले कंफर्म तो कर लिया करो, बंदे बैठे तो रहते हैं कहीं ऑनलाइन, वो कनेक्ट करके पीछे से भाग जाता है। सर अटेंडेंस ले लो वापस। मनीष, महेंद्र, निशांत, सौरभ 4 है, चारों की आवाज आनी चाहिए। तो अभी भी किसी की आवाज नहीं है, सौरभ की भी नहीं है, निशांत की भी नहीं है, महेंद्र की भी नहीं है। यस सर। यस सर। तो आप लोग पढ़ के नहीं आए क्या? मतलब ये तो बेसिक प्रोग्रामिंग थिंग थी, तो प्रिमिटिव नॉन, चलो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो primitive is not what language or library provide us, primitive is what machine provide us, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो मशीन डिपेंडेंट होती है। इंटीजर भी मशीन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप इस रेंज से लेके इस रेंज तक का इंटीजर सेव कर सकते हैं। स्ट्रिंग अगेन बिलोंग्स टू द मशीन मेमोरी, जहाँ पे आप स्ट्रिंग को डाल सकते हैं, ठीक है। देन आपका आ गया डेसिमल, सो अगेन दिस इज अ प्रिमिटिव, सो दिस प्रिमिटिव अगेन अ मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। तो हर मशीन, चाहे वो आपकी कोई सी भी मशीन हो, चाहे आपका एक सिम कार्ड भी हो, वो भी आपको एक डेटा टाइप देती है, and that data type always belong to a primitive one. Then we have a user defined or custom or non-primitive things. So non-primitive and user defined is something which is which language will provide us. Say an example, उसने क्या किया, integer को mix करके उसने एक big int बना दिया, float बना दिया, decimal और integer को mix करके. So that is what a language and language dependent, ठीक है। और वो अपने से एन एग्जांपल
मशीन की डिपेंडेंसी की भी आपको देता है। अब जावा में अगर अपन देखते हैं, जावा वी डू हैव अ लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज, दैट लाइब्रेरीज इज प्रोवाइडेड बाय अ जावा फ्रेमवर्क, बट जो अपन हैश मैप, हैश सेट, ट्री सेट जावा में यूज करते थे वो अपन अपेक्स में यूज नहीं कर पाते। एग्री? Yes, sir. ऑल्दो दोनों चीजें दोनों चीजें क्या कर रही है, अपन को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही है। If you remember in 2000 we do have Y2K problem। वो Y2K प्रॉब्लम एक्चुअली ये था कि जो इंटीजर जैसे ही अपना 1999 से 2000 में चेंज हुआ तो अपने डेट का एक इशू आने लग गया। सो दैट डेट इशू इज ओवरफ्लो वंस वी विल गोइंग टू असाइन इन इंटीजर, ठीक है, इन डेट फॉर्मेट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारी की सारी मशीन्स कन्वर्ट हुई 32 बिट से 64 बिट में। Hmm. सो जैसे ही 64 बिट में अपन ने कन्वर्ट किया तो अब जो उसकी पहले वो 10 लीटर पानी लेता था, अब अपन ने उसको एनहांस कर दिया, अब वो 50 लीटर तक पानी ले सकता है। तो अब वो जो ओवरफ्लो प्रॉब्लम थी वो मिनिमाइज हो गई थी वंस वी कन्वर्ट फ्रॉम 32 टू 64। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंटरनल थिंग्स व्हिच दे अपडेटेड। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हर लैंग्वेज के लिए कॉमन होते हैं, वेयर एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलवेज डिपेंड ऑन द लैंग्वेज टू लैंग्वेज। ये चीज क्लियर होगी सबको? Yes, sir. अब अपन आते हैं कि अपन ने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बना दिया, क्लास का फॉर्मेशन बना दिया, ठीक है। नाउ एवरी एंटिटी कैन परफॉर्म देयर ओन टास्क, राइट? क्लासेस है, क्लासेस का कोई टास्क नहीं होता, बट फॉर द स्टूडेंट हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हर स्टूडेंट को टाइमली आना पड़ेगा, ठीक है, हर स्टूडेंट अगर एब्सेंट है तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट के कुछ टास्क एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। सिमिलरली टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे पहले आएगी तो अटेंडेंस लेगी, अटेंडेंस लेने के बाद जाएंगी पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद वो जाएंगे तो असाइनमेंट देखे जाएंगे। सो ये इनकी एक्टिविटीज हो गई। तो अभी तक अपन एट्रीब्यूट स्टोर कर रहे थे, अब अपन क्या स्टोर करेंगे, उसी क्लास के अंदर अपन उनकी एक्टिविटीज भी स्टोर करेंगे। सो दीज आर द एक्टिविटीज, मेथड वी इन नॉर्मल टर्म सेज एन एक्टिविटीज। जैसे ये क्लासेस, क्लास के अंदर मैंने एक एक्टिविटी बना दी हेलो। अब मैं मल्टीपल एक्टिविटीज बना सकता हूँ, यस आई कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऐसा सबके लिए अपन ने एट्रीब्यूट भी बना दी एज वेल एज उनकी एक्टिविटीज भी डिफाइन कर दी, जिसको अपन मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस क्लास फॉर्मेशन को देखोगे, सो दैट क्लास फॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एक्टिविटीज, ठीक है, विच मेक अ सिंगल एंटिटी कंप्लीट। अब मुझे क्लास को बनाना है तो क्लास बनाने के लिए मुझे क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए वो सब इसमें है, और उस क्लास जो मैंने बनाई है उससे मुझे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है उसकी डेफिनेशन भी इसमें है। तो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। क्या बोलते हैं? Blueprint. ठीक है। एक सबसे अच्छा टर्म है ऊप्स के अंदर एनकैप्सुलेशन। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक क्लास बनाने के बाद अपन ने उस क्लास की सारे के सारे फीचर, सारी की सारी एक्टिविटी, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को एनकैप्सुलेट कर दिया विद इन अ सिंगल कैप्सूल। सो दिस व्हाट वी कॉल टर्म एज एन एनकैप्सुलेशन। तो oops का अपना एक फीचर होता है जिसको अपन एनकैप्सुलेट बोलते हैं, दैट एनकैप्सुलेट मेक अस एवरीथिंग क्लोज इन अ सिंगल एंटिटी और सिंगल ब्लूप्रिंट। ये चीज क्लियर हुई सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब oops के अंदर अपन ने इसका ब्लूप्रिंट तो बना दिया, अब इसको अपन कैसे यूज करेंगे। सो oops ने उसके लिए अपन को ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, कि oops का वैसे भी फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपका कोई ब्लूप्रिंट रेडी है और आपको यूज करना है तो आप उसके एक ऑब्जेक्ट नहीं, आप उसके एट अ टाइम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट इज कैपेबल इनफ टू डू और टू परफॉर्म एवरीथिंग व्हिच यू ऑलरेडी डिफाइंड विद इन योर ब्लूप्रिंट, ठीक है। कैसे? अब मुझे फर्स्ट क्लास बनानी है, सो आई डिड दिस फर्स्ट न्यू क्लास। सो दिस न्यू will help us to create a object,
ठीक है, यहाँ पे मुझे सेकंड क्लास बनानी है, सो व्हाट आई डिड, सेकंड इक्वल टू न्यू क्लास। अब जैसे अपन ने फर्स्ट क्लास बनाया तो फर्स्ट क्लास के अंदर ये सारे के सारे चीजें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। फॉर द सेकंड क्लास it also having all these attributes and activities but having a different instance। अब इंस्टांस क्या होता है, सपोज करो कि मेरे पास एक वेरिएबल है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट के लिए तो इसको हेलो सेट किया, अब मुझे सेकंड के लिए इसको क्या सेट करना है, बाय सेट करना है। तो अगर मैं ऐसे करूं a इक्वल टू बाय, तो ये चेंज हर किसी के लिए एलिजिबल होगा। अब कोई भी इसको a को यूज करेगा तो उसको हमेशा क्या मिलेगा, बाय मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये अपन ने क्लास लेवल पे नहीं बनाया है, ये अपन ने टॉप लेवल पे बनाया है, ठीक है। अब मुझे सिमिलरली ये प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने एक क्लास बनाई, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेट किया, सेकंड सेट किया, थर्ड सेट किया, फोर्थ सेट किया, ठीक है। अब मुझे दूसरी क्लास बनानी है तो डेफिनेटली मुझे उसकी दूसरी वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, दूसरी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। सो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जो अपन ने पहले सेट की थी वो ओवरराइड हो जाएगी नए वाले से। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ प्रोसीजरल और फंक्शनल लैंग्वेजेस का। जैसे अपन ने फंक्शनल लैंग्वेज में, प्रोसीजरल लैंग्वेज में एक वेरिएबल डिफाइन किया, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, उस क्लास की वैल्यू सेट की, अगेन मैंने दूसरी क्लास बनाई और वो वैल्यू सेट की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुरानी वैल्यू को ओवरराइट करना पड़ेगा। बट इन oops वी आर क्रिएटिंग एन इंस्टांस। उस इंस्टांस के अंदर अगर मैं फर्स्ट के अंदर फर्स्ट सेट करूंगा तो आप उसको कहीं पे भी यूज कर लो, फर्स्ट की जो वैल्यूज मेंटेन है वो आपको हमेशा रिटेन मिलेगी, चाहे आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज करो एट अ फर्स्ट लाइन या आप उसको आगे पास करके यूज करो। सेकंड की वैल्यूज जो है वो अपन को हमेशा सेकंड मिला करेगी। जो फर्स्ट के एट्रीब्यूट्स है वो फर्स्ट के एट्रीब्यूट्स एज एक्सपेक्टेड चलेंगे जैसे अपन ने उसको डिफाइन किया है। फॉर द सेकंड वन इट विल आल्सो वर्क एज एक्सपेक्टेड, जिसको वैसे अपन ने डिफाइन किया है, ठीक है। तो अपन ऑब्जेक्ट इंस्टांस से क्या कर रहे हैं, अपन ऑब्जेक्ट इंस्टांस से इस पूरा के पूरे इंस्टांस को मल्टीपल टाइम्स बना सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स बनाने के बाद अपन इसमें मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करवा के यूज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन समझ में आया सबको? Yes, sir. इसमें किसी का क्वेश्चन है? No, sir. ओके अब oops का सबसे प्यारा दूसरा फीचर, पहले ये बताओ oops के कितने फीचर होते हैं? So 4 mainly. ओके, इफ यू कैन नेम देम। Sir, abstraction, encapsulation, polymorphism और अपना inheritance. Okay, so basically we do have a pi. Okay, so we are done with an encapsulation. Agree? Encapsulation just like a encapsulate all the relevant things within a single entity. Yes, sir. ठीक है? Then let's jump on polymorphism. So basically polymorphism is a two type. ठीक है? वो टाइप क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको अपन और क्या क्या बोल सकते हैं, कंपाइल टाइम को अपन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, वेयर रन टाइम को डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि निशांत है, सो निशांत ने क्या किया, निशांत ने एक शर्ट पहना एंड इट हैविंग अ ब्लू शर्ट, सो दिस इज अ कंपाइल टाइम, जो पहनने से पहले ही डिसाइड हो गया कि निशांत ने ब्लू शर्ट पहना है और निशांत ने ब्लू शर्ट पहना, ठीक है। वेयर एज इन रन टाइम में अपन को ये आइडेंटिफाई होता है कि सेम मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कौन से पाथ को पिक करना है, दैट इज समथिंग अ रन टाइम, जो मैं रन टाइम पे डिसाइड करूंगा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, मैं यहाँ से जाऊंगा। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थिंग्स वर्क एज सेम एज व्हाट वी थिंक, ठीक है। फॉर द कंपाइल टाइम,
कंपाइल टाइम में क्या होता है कि मैंने एक मेथड बनाया, मेथड ए, या इसको मैं दे देता हूँ सम, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिया 2, एक और मेथड बनाया मैंने सम, तो मुझे 3 पैरामीटर भी सम करवाने थे। एक और मेथड बनाया मैंने सम, जिसमें मुझे 4 पैरामीटर सम करवाने थे। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, मुझे 2 मेथड सम करवाने हैं, तो मैं कौन सा मेथड कॉल करूंगा? सम 2 3। 4 मेथड कॉल करवाने तो कौन सा मेथड कॉल करूंगा? सम 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो, मैं बनाने से पहले ही मुझे ये चीजें डिक्लेयर करनी है कि मुझे अगर 4 का करवाना है तो 4 यूज करना है। सो दिस इज समथिंग अनस्टैटिक इन नेचर। जब अपन कोड कर रहे हैं और कोड करते समय ही अपन ये आइडेंटिफाई ये कर रहे हैं कि मुझे 2 को सम करवाना है, तो मैं ये वाला मेथड, 4 को सम करवाना है तो ये वाला मेथड यूज करूंगा, ठीक है। तो इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये समझ में आया? अब 2 टाइप से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है, चाहे वो रन टाइम हो चाहे कंपाइल टाइम हो। पहला तो है अपना मेथड ओवर लोडिंग, और दूसरा क्या है? मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। Why? We are just overload the method with different parameters, ठीक है। ओवरलोडिंग के अंदर कभी भी रिटर्न टाइप कंसिडर नहीं होता। ओवरलोडिंग के अंदर अपन मेथड का नेम हमेशा सेम लेते हैं, whereas we always used to define parameter in different way. इन पैरामीटर के अंदर जो डेटा टाइप है, that again participate with method overloading. So an example, ये मेरा string है, ये मेरा integer है, ये मेरे तीनों ही string है ये मेरे पास। अगर मैं एक और बनाऊं सेम से sum, ये मैंने float के दोनों ले लिए, तो अगेन this respect the method overloading। ये वाला भी एज अ मेथड डिफरेंट इंस्टेंस के लिए चलेगा, इंटीजर के लिए चल रहा है, ये फ्लोट्स के लिए चल रहा है, ठीक है। whereas in method overriding में आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं इनहेरिटेंस का। तो ये मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम, एवरीवन एग्री? Yes, sir. अब आता है कंपाइल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उससे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस से मतलब ये है कि मैंने एक क्लास बनाई ए, इस ए के अंदर मेरे पास 10 एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बी बनाई, इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी 50 एट्रीब्यूट है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी कि मुझे जो क्लास ए के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी मुझे क्लास बी में रिक्वायर्ड है। तो पहला मेथड क्या, पहला जनरल प्रैक्टिस क्या बोलती है? जो क्लास ए के अंदर एट्रीब्यूट है, क्यों ना मैं क्लास बी का भी एट्रीब्यूट उसके अंदर बना लूं, तो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस क्या बोलती है कि जो मेथड मैंने ए के अंदर डिफाइन किया वही मेथड मैं बी के अंदर भी बना लूं, तो मेरा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। बट उस केस में अपने पास देखो डुप्लीकेसी हुई है। डुप्लीकेसी कैसी हुई है? जो ऑलरेडी ए में डिफाइन है, जिसको अपन यूज कर सकते हैं, उसी चीज को यूज करने के लिए अपन ने सब कुछ नया बना लिया क्लास में। तो इससे मेरा क्या हो गया? कोड वेल ऑप्टिमाइज नहीं था, कोड लाइंस बढ़ गई है, और इसको मैं मैनेज करने में बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऊप्स क्या बोलता है? रीयूज द थिंग। जितना आप रीयूज कर सकते हो उतना रीयूज करो। दैट्स व्हाई oops come up with the class and object instance। अब अपन को इस चीज को अवॉइड करना है, तो अपन क्या करेंगे? oops ने एक सबसे अच्छा फीचर दिया है इनहेरिटेंस, जिसको अपन क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे। तो इनहेरिट अपन किससे करते हैं? एक्सटेंड से करते हैं, और यहाँ पे क्लास का नेम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? ए क्लास को बी के अंदर इनहेरिट कर रहा है, तो जिस क्लास को अपन इनहेरिट करते हैं उसको हमेशा अपन क्या सी क्लास बोलते हैं? पेरेंट क्लास। और जिसके अंदर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड क्लास। तो हेयर
क्लास A इज द पेरेंट वन एंड B इज द चाइल्ड वन। अब अपन ने जब इसको इनहेरिट किया तो इनहेरिट करने के बाद अपन ने एक B का ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे बनाया? B इज इक्वल टू न्यू B। इस चीज को ध्यान से देखना। तो जैसे ही अपन ने ये बनाया B, तो B के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनको तो अपन एक्सेस कर पाएंगे, वेयर एज क्लास A के अंदर भी जो मेथड है उनको भी अपन एक्सेस करवाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास A इनहेरिट हो चुकी है B के अंदर। ठीक है। दूसरा, मैंने B को यूज ना करते हुए मैंने यहाँ पे A का मेथड बनाया। तो इवन मैंने B को इनहेरिट कर रहा, B के अंदर A को इनहेरिट कर रहा है, लेकिन मैं मेथड A का बना रहा हूँ, तो मुझे खाली A के ही मेथड एक्सेस होंगे और इन्हीं को मैं कॉल कर पाऊंगा। इस इंस्टांस से B के मेथड को मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ऊप्स के अंदर अपन को एक ही प्रिविलेज मिलता है कि आप एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, मल्टीपल क्लासेस को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है। बट आप मल्टी लेवल वे से मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है। मल्टीपल को इनहेरिट करना और मल्टी लेवल दोनों में डिफरेंस है। ये एक्सटेंड A, एक्सटेंड B, C, ये अपनी हो गई मल्टीपल। मल्टी लेवल क्या होती है? इसने एक क्लास को एक्सटेंड कर लिया, अपन ने इसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है। और जो A1 है, A1 ने किसी और को इनहेरिट कर रखा है, तो ये हो गई मल्टी लेवल। ठीक है। तो इनहेरिट का कंसेप्ट समझ में आया कि अपन को अगर पेरेंट क्लास के फीचर को यूज करना है तो अपन को क्या करना है? सिंपल उसको इनहेरिट करना है उस B क्लास के अंदर। और जो अपना पेरेंट क्लास होगा वो हमेशा, जो जिस क्लास को अपन इनहेरिट कर रहे हैं वो हमेशा पेरेंट क्लास होगा, और जिसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं वो हमेशा चाइल्ड क्लास होगा। क्लियर हुआ? तो सर इसमें कितने लेवल तक इनहेरिट कर सकता है? कितने, जितनी आपकी क्लासेस बना सकते हो उतनी। जैसे मैंने क्लास बनाई 10। ठीक है। अब पहली क्लास बनाई, उस पहली क्लास को इनहेरिट किया मैंने, दूसरी क्लास बनाई, उसको इनहेरिट किया, तीसरी क्लास बनाई, उसको इनहेरिट किया, चौथी क्लास में। आप जितनी भी कर सकते हो, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं। ऐसे नहीं कर सकते जैसे चौथी क्लास है, चौथी क्लास को पहली क्लास को चौथी में इनहेरिट करना चाहें तो ये नहीं हो सकता। पहली क्लास को नहीं कर सकते हो, बस एक ही बार में एक ही इनहेरिट होगी। यहाँ पे आपका एक इनहेरिट होगी। जैसे A क्लास बनाई, उसको B में किया, B क्लास बनाई, उसको C में किया। ठीक है। अब आप D क्लास बना रहे हो, D के अंदर आप A करना चाहते हो, यही क्वेश्चन है। यस सर, यही है। तो वो अपन कर सकते हैं, लेकिन उस D के अंदर खाली A ही क्लास आएगी और उसके A ही की फीचर आएंगे। अब अपन वापस आते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको अपन मेथड ओवर राइडिंग बोलते हैं, वो हमेशा डिपेंड करता है पेरेंट चाइल्ड के ऊपर। इसमें मेरे पास एक पेरेंट क्लास A है, इस क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड है हेलो। और इसके अंदर अपन ने प्रिंट करवा रखा है हेलो फ्रॉम A। मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर मैंने एक्सटेंड कर रखा है A को। अब मुझे क्या है, इस चाइल्ड के अंदर भी एक हेलो मेथड चाहिए। मैंने एक हेलो मेथड बना लिया, और इस हेलो मेथड के अंदर मुझे कुछ और प्रिंट करवाना है, तो मैंने बोला प्रिंट फ्रॉम B। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, B ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू B। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने किसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है? B का इनिशियलाइज किया है। ठीक है। जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट हेलो करूंगा तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए? जिस क्लास का अपन ने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है उस क्लास का मेथड हमेशा अपन को कॉल होना चाहिए। ठीक है। अब इसको देखना, B ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू A। B का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ लेकिन A का इंस्टांस बना रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट डॉट हेलो, तो ये हेलो को मेथड को ढूंढेगा।
लेकिन इसको पता चलेगा मुझे कौन सा हेलो मेथड ढूंढना है, मुझे ए क्लास का हेलो मेथड ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि मैंने ए का इंस्टेंस क्रिएट किया है। तो इस केस में हमेशा ए वाला प्रिंट हेलो जनरेट होगा। ठीक है, अब अपन ने इसको रन टाइम क्यों बोला? रन टाइम अपन ने इसलिए बोला कि अपन ने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद अपन ने उसको इनिशिएट किया, बट ये रन टाइम पे पता चल रहा है कि ये मेथड कॉल होगा या ये मेथड कॉल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सिंटैक्स सेम है। ऑब्जेक्ट डॉट हेलो करूंगा तो अपन को तो पता है कि हेलो मेथड कॉल होगा, लेकिन कौन सा मेथड कॉल होगा वो आपका रन टाइम पे आइडेंटिफाई होगा। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। इसको अपन बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग के लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी क्लास एक पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही हो। पेरेंट क्लास के अंदर जो सेम नेम का मेथड है वही सेम डेफिनेशन अपन को बी क्लास के अंदर देना है, जो कि चाइल्ड क्लास के अंदर देना है। बट सारी की सारी चीजें किस पे टिकी होती है? इस पे टिकी होती है। ठीक है, इसमें ये समझ में आया कि मैंने ये किया क्या है? सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया। वो किस टाइप का बनाया? बी क्लास, ये चाइल्ड क्लास का बनाया। ठीक है, और इसमें मैंने क्या इनिशियलाइज किया? चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस इनिशियलाइज किया, व्हिच मींस ये वेरिएबल भी इसी चाइल्ड का है और इसका इंस्टेंस भी इसी चाइल्ड का है, मतलब ये इनिशियलाइज हुआ है। अब इस केस में अपन ने हेलो मेथड को कॉल किया, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि भाई मैं किस टाइप का इनिशियलाइज हुआ, ये बोलेगा बी टाइप का है, तो वो ऊपर वाले को इग्नोर कर देगा, इस मेथड को कॉल कर देगा। यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट तो इस टाइप का बनाया है, लेकिन इनिशियलाइज किसको किया है? इसको किया है। अब इस केस में मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट डॉट हेलो, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा? ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, सॉरी, ए क्लास का, क्योंकि ए का इंस्टेंस है। अब क्या नाम से, लेकिन इसमें मतलब जैसे बी डॉट ओबीजे करेंगे हाँ, तो सर कंफ्यूज नहीं होगा? पहले दोनों सेम नेम से मेथड बनेंगे। कौन सा बी डॉट ओबीजे? मतलब नहीं, ये वाला, इसको ओबीजे 1 कर देता हूँ और उसको ओबीजे 2 कर देता हूँ। ओबीजे 1 और ओबीजे, अब बताओ कौन सा वाला? अब सही है सर, मतलब जैसे दोनों सेम थे ना, इस वजह से मैं कंफ्यूज नहीं, हो वो तो यार, वो तो मुझे कंपाइलर वैसे कंपाइल सेम वेरिएबल बनाने ही नहीं देगा ना, वो तो कंपाइल टाइम एरर है। अब ये अपना क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप के होते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग के अंदर अपन को पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट लगाना पड़ता है, और ओवरलोडिंग के अंदर अपन एक ही मेथड के अंदर उसी को ओवरलोड कर सकता है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब मेन टॉपिक बचा एब्स्ट्रैक्शन। ये मैं कल बताऊंगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन इज समथिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड चीज, पूरा का पूरा ऊप्स कंसेप्ट अपन अपेक्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देयर इज नो एनी बाउंडेशन कि आप अपेक्स के अंदर ये ऊप्स कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ऊप्स कंसेप्ट आप अपेक्स लैंग्वेज के अंदर सारे के सारे फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप उसमें इनहेरिटेंस भी लगा सकते हैं, आप एनकैप्सुलेट तो करते ही हो, आप पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हो, और इवन आप एब्स्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, राकेश सर, एब्स्ट्रैक्शन बड़ा टॉपिक है, मैं कल पिक करूंगा। अभी आपको कुछ ऐड ऑन करना है इस पे, तो आप एक बार ऐड ऑन करिए। नहीं सर, आई एम ओके। एक बार आप इनको वो बता दीजिए, इफ वो आता है ना स्टेटमेंट, इफ स्विच फॉर लूप। सर मेरी एक आज मीटिंग है थोड़ी जल्दी, तो वो ज्वाइन करनी थी। तो चलो ठीक है, ठीक है टीम, अपन फिर कल कनेक्ट करते हैं। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास क्या होता है? इफ, ये अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं? जो चीजों को कंट्रोल करता है। अगर ये है तो मुझे यहाँ जाना है, ये है तो मुझे यहाँ जाना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? इफ एल्स। इसके अंदर अपने पास एक लैडर भी होता है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इफ और एल्स, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो ये वाला ब्लॉक कॉल होगा, और ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो हमेशा ये वाला ब्लॉक कॉल होगा। ये जो कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन इवेल्युएट होनी चाहिए, और रिटर्न क्या करना चाहिए अपन को? बूलियन। इस कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए अपन कंपैरिजंस लगाते हैं। कंपैरिजंस इक्वल हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, नॉट इक्वल हो गया।
ठीक है, तो ये सारी की सारी अपन लगाते हैं। और ये कंपैरिजन किसके बीच में होता है? ये कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है। दूसरा होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगर ये ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर ये कंडीशन इवैल्यूएट होके ट्रू हो चुकी है तो ये कभी चेक नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसको चेक करेगा, ये भी ट्रू नहीं हुई तो ये बाय डिफॉल्ट बाकी सबके लिए एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। ये चीज क्लियर हुई इफ का, इफ एल्स इफ। यस सर। दूसरा होता है स्विच। अब ये एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, उस वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास आई ए, तो स्विच में जाएगा, स्विच में चेक करेगा क्या इस वेरिएबल का कोई केस अवेलेबल है, उसको यस मिलेगा तो वो चीज एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब है वो नीचे देखेगा ही नहीं, मेरा काम हो गया। यहाँ पे मैंने किया सी, वो चेक करेगा क्या मेरा कोई ऐसा केस अवेलेबल है जो सी से भी है, तो यहाँ पे सी से कोई अवेलेबल नहीं है, इसको चेक करेगा, नहीं मिला, इसको चेक करेगा, नहीं मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, डिफॉल्ट वन को पिक कर लेगा और उसको एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर देगा। तो ये सिमिलर होता है इफ एल्स के लिए, लेकिन अपन इफ के अंदर कंडीशंस लिखते हैं और यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, उसके केसेस बनाते हैं। ये केसेस हमेशा या तो इंटीजर टाइप के होने चाहिए, स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, उसके अलावा ये और कुछ लेता नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। फिर अपने पास एक आता है लूप। लूप बेसिकली अपन फोर लूप बोलते हैं। अब फोर लूप अपने भी बहुत टाइप के होते हैं, एक फोर होता है, एक इन वाला होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर होता है उसके अंदर अपन को उसका एक इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है कि ये मेरा फोर लूप 0 से चलेगा, एक स्टार्टिंग रेंज दे दी, कब तक चलेगा वो अपन ने एक एंडिंग रेंज दे दी, और हर बार क्या करेगा, इंक्रीमेंट होना चाहिए लूप में, तो वो अपन ने इंक्रीमेंट दे दिया। और ये अपना ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर अपन जो भी लिखेंगे वो उस टाइम तक रन करेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। जब भी अपन फॉर लूप लिखते हैं तो ये वाली कंडीशन हमेशा वेरी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होती। तो जब मैं आया, मेरा फॉर लूप चला था, सबसे पहले ये चली, ठीक है, फिर इस पे आया, ठीक है, सबसे पहले ये चली, फिर कंडीशन चेक की उसने कि कंडीशन मैच कर रही है, कंडीशन मैच करने के बाद उसने ये एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन करने के बाद फिर उसने इंक्रीमेंट किया। तो इसका जो सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये वेरी फर्स्ट टाइम होगा। सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम वो फर्स्ट को वो इग्नोर कर देगा। कौन कौन सी चलेगी, कंडीशन चेक करेगा। अब ये जैसे थर्ड चला, थर्ड के बाद फोर्थ, फिर कंडीशन उसने दोबारा चेक की, फिर ये चला और फिर ये चला, फिर ऐसे चलेगा। 2 के बाद 3, इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। और ये जब तक करेगा जब तक कंडीशन मैच होती, फुलफिल रहती है, जब तक ट्रू। जैसे ये फॉल्स रिटर्न करेगी ये स्कोप से बाहर चला जाएगा। तो ये अपना हो गया नॉर्मल ट्रेडिशनल सॉरी पुराना फॉर लूप। दूसरा होता है अपना फॉर ईच इन। तो मेरे पास क्या है कि लिस्ट है इंटीजर की, इसके अंदर अपने पास क्या है, इंटीजर है। अब मुझे क्या इसको इटरेट करना है, तो मैं इसमें इन फॉर इन वाला यूज करूंगा। तो वो कैसे यूज होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये कलेक्शन किस टाइप का है। ये कलेक्शन में इंटीजर टाइप का है। ये एक वेरिएबल बनाया है जो हर कलेक्शन को होल्ड करेगा, और यहाँ पे अपन कलेक्शन की वैल्यू दे देंगे। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कलेक्शन को लेगा, कलेक्शन का एक
वेरिएबल इसके अंदर होल्ड करेगा और वो स्कोप चलता रहेगा। तो ये ऑटोमेटिक चलता है, जितनी कलेक्शन की साइज है उतना ही ये ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे कलेक्शन की साइज खत्म हो गई, कोई इसको एलिमेंट नहीं मिला, तो ऑटोमेटिक ये बाहर चला जाएगा, ब्रेक कर देगा इस प्रोसेस से। तो जब मैं इसको ऐसे ये एस कलेक्शन दिया ईच वेरिएबल, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट में मुझे क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अपन ये इन आजकल बहुत जगह यूज करते हैं, फोर इन वाला, ईच इन वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो वेरिएबल अपन को इतने नहीं बनाने, ऑटोमेटिक कंडीशन हैंडल करता है। क्यों? ठीक है, अगर अपन इसको इसमें लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं 0 से, क्योंकि अपन को पता है इंडेक्स हमेशा 0 से चालू होता है। फिर अपन इसकी कंडीशन का ना इसकी साइज तक, जितनी इसकी साइज है तब तक ही चलेगा, और हर बार इंक्रीमेंट अपन प्लस प्लस करते हैं। तो वो चीज को सब इसने इस लाइन में हैंडल कर लिया। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक वाइल होता है और एक डू वाइल होता है। वाइल के अंदर कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद अपन यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, और स्टेटमेंट के एंड में जो भी अपनी वेरिएबल है जिसके ऊपर कंडीशन है उसको हमेशा इंक्रीमेंट कर देता है। तो वाइल के अंदर इनिशियलाइजेशन हमेशा वाइल लूप के बाहर होगा। ठीक है, कंडीशन अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ए प्लस प्लस। तो ये कैसे चलेगा, सबसे पहले इनिशियलाइज हो गया, फिर चेक किया कंडीशन, फिर ये एग्जीक्यूट किया, फिर दोबारा कंडीशन चेक किया, दोबारा एग्जीक्यूट किया कंडीशन, दोबारा एग्जीक्यूट। तो इस तरह से चलेगा। क्लियर है वाइल लूप? यस सर। अब आता है फाइनली डू वाइल लूप। तो डू, सबसे पहले अपना डू चलता है, डू के अंदर आप कंडीशन दे दो, कुछ भी दे दो, उसके बाद वाइल चलेगा। ठीक है, तो अपन बोलते हैं डू वाइल हमेशा एक बार तो चलता है। वो इसलिए चलता है कि वो डू में पहले जाता है, डू में जाने के बाद वाइल को चेक करता है। ठीक है, तो ये अपना डू वाइल है। बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं आजकल, फोर लूप ही यूज करते हैं। वाइल बहुत कम हो गया, डू वाइल बहुत कम हो गया। ठीक है, तो आपके लिए एक है असाइनमेंट, आप सबसे पहले ये ऊप्स के जो अपन ने आज फीचर बताए किए थे, वो फीचर सारे के सारे एक बार रिवाइज करके आना, कल अपन एब्स्ट्रक्शन देखेंगे। किसी को और कुछ पूछना है? नो सर। No, sir. चलो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू। Thank you, sir.